नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों को देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों की यहाँ पे बात करी। आज हम उत्तराखंड की प्रमुख यात्राओं के बारे में बात करेंगे। अलग अलग प्रकार की जो यात्राएं उत्तराखंड में चलती हैं, उत्तराखंड में आयोजित की जाती हैं, उनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन हर साल जून से सितंबर महीने के मध्य में होता है। ठीक है, इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसमें कई सारी संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम होता है, ITBP इसमें शामिल होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है और फिर तिब्बत के कैलाश मानसरोवर तक जाती है। भारत का अंतिम शिखर स्थल, तो भारत का अंतिम शिखर स्थल इस यात्रा में जो पड़ता है वो है हमारा नवी ढांग। ठीक है, भारत का यह अंतिम शिखर स्थल इसे माना जाता है। वहीं अगर हम अंतिम बिंदु की बात करें जो भारत में पड़ता है इस यात्रा का, वो लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, पूछे जा सकते हैं। 1962 युद्ध के बाद यात्रा को बंद कर दिया गया था और इसे दोबारा शुरू किया गया 1981 में। 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर होती है। इस लड़ाई के बाद इस यात्रा को बंद कर दिया गया था और इसे फिर 19 वर्षों के बाद 1981 में दोबारा से शुरू किया गया। जो कैलाश पर्वत है, यहाँ इसके नाम पूछे जा सकते हैं। कैलाश पर्वत का दूसरा नाम क्या है? कैलाश पर्वत को गण पर्वत या रजतगिरी से रजतगिरी करना, रजतगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन साहित्यों में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? इसे गण पर्वत भी कहते हैं, रजत पर्वत, रजतगिरी भी कहते हैं और साहित्यों में, प्राचीन साहित्यों में इसे मेरू पर्वत भी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम की बात करें तो कैलाश शिखर का जो स्थानीय नाम है वो कांग रंपुच है। तिब्बत में यह पड़ता है, तो यहाँ का जो स्थानीय नाम है यानी इसका जो तिब्बती नेम है वो कांग रंपुच है, जिसका अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। ये भी पूछा जा सकता है। जो कैलाश पर्वत है न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि दूसरे धर्मों के लिए भी काफी पवित्र इसे माना जाता है। जैसे जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वे इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं और उनके लिए भी काफी पवित्र तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। और उसका कारण यह है कि जो पहले जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, उन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को निर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई थी? यहीं पर हुई थी, अष्टापद में, यानी आज का कैलाश शिखर। ठीक है, कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर बिंदु कौन सा है? तो हम कैलाश पर्वत शिखर का जो सबसे ऊंचा बिंदु है उसे कहा जाता है ओल्मा पास। 5810 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और यह कैलाश पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में मानसरोवर को क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत के ही नजदीक एक यहाँ पे झील है, मानसरोवर ताल, दोनों मिलाकर के ही बनते हैं आपके कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर को बौद्ध साहित्यों में अन्वतप्त के नाम से लिखा गया है, जाना गया है। ठीक है, तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित कुछ हमने कथनों को देखा। दिल्ली से इसका आयोजन होता है, जून से सितंबर के माह में होती है। भारतीय विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करता है। भारत का अंतिम शिखर स्थल जो है वो नवी ढांग है, अंतिम बिंदु लिपुलेख दर्रा है। कैलाश पर्वत के हमने विभिन्न नामों को देखा, गण पर्वत, रजतगिरी, मेरू पर्वत, स्थानीय नाम कांग रंपुच, जिसका अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। जैन ग्रंथों में अष्टापद इसका नाम है। ठीक है, अब बात करेंगे नंदा राजात यात्रा के बारे में। जो नंदा राजात यात्रा है, उत्तराखंड में दो नंदा राजात यात्राएं चलती हैं, एक नंदा राजात यात्रा बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो पहले बड़ी जो प्रमुख है उसके बारे में जानते हैं। यह यात्रा चमोली के कांसुआ गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। 280 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है जिसमें 19 से 20 दिन यहाँ पर लग जाते हैं।
तो चमोली का कांसुआ गांव के नजदीक नौटी में नंदा देवी का एक मंदिर है, वहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। होमकुंड जो है वहां तक यह यात्रा जाती है। टोटल इसकी जो लंबाई है यात्रा की वो 280 किलोमीटर है, ठीक है। और यह यात्रा 19 से 20 दिनों में पूरी होती है। गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक इस यात्रा को माना जाता है, ठीक है। कई बार सवाल आता है कि यात्रा कहां से कहां तक जाती है, तो कांसुआ गांव से होमकुंड तक जाती है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा इसको माना जाता है। जो नंदा देवी राजजात यात्रा है, एशिया की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा मानी जाती है। इसके अन्य नाम है हिमालय का महाकुंभ। नंदा राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। राजजात यात्रा हर 12वें वर्ष चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसुआ गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जाती रही है। जो नंदा देवी राजजात यात्रा है बड़ी वाली, ये हर 12 वर्ष में आयोजित होती है। कई बार ज्यादा वर्ष भी लग जाते हैं, लेकिन हर 12 वर्ष में इसके आयोजन होने का प्रावधान है। जो चांदपुरी गढ़ी के वंशज कांसुआ गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित होती है, ठीक है, यानी पवारों के नेतृत्व में इसका आयोजन होता है। कांसुआ गांव चमोली में पड़ता है कि नौटी गांव से होकर होमकुंड तक जाती है यह यात्रा। जिस वर्ष यात्रा आयोजित होनी होती है उस वर्ष कांसुआ के लोग ऐसा मानते हैं कि बसंत पंचमी को नंदा देवी मायके, यानी जो कांसुआ गांव के पास नौटी देवी मंदिर पड़ता है या नौटी में नंदा देवी मंदिर पड़ता है, यहां पर आ गई हैं। बेसिकली मां नंदा का मायका माना जाता है उत्तराखंड में। जो नंदा राजजात यात्रा है वो उनको मायके से ससुराल भेजने की यात्रा है। तो जिस वर्ष ये यात्रा होनी होती है तो ऐसा माना जाता है कि जो मां नंदा हैं वे यहां पर मायके में आई हैं, ठीक है। इस यात्रा का आयोजन काफी समय से किया जा रहा है, प्राचीन काल से इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन जो सबसे पुराना हमें साक्ष्य मिलता है वो 1843 का मिलता है, ठीक है, यानी 1840 के दशक का। 20वीं सदी की जो पहली नंदा राजजात यात्रा हुई थी वो 1905 में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा किस वर्ष हुई। यह हुई थी 1905 में। कुल दूरी 280 किलोमीटर है। समय अवधि 19 से 20 दिन इसमें लगते हैं। इस यात्रा में यात्रा के आगे आगे चलता है मेढ़ा। 4 सिंगों वाला बकरा जो होता है मेढ़ा, इस यात्रा में जो भी सामान होता है जो नंदा देवी मायके से ससुराल लेके जाते हैं वो इसमें रखा जाता है, जो उनके साथ भेजा जाता है, और यात्रा में ये आगे आगे चलता है, ठीक है। 4 सिंगों वाला बकरा, इसी को कहते हैं मेढ़ा। इस यात्रा के दौरान अलग अलग पड़ाव आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पड़ाव जहां से सवाल बनता है, देखिए। पहला पड़ाव आता है ईड़ा बढ़ानी। नंदा देवी का ननिहाल इसे माना जाता है। यह यात्रा का नंदा देवी राजजात यात्रा का पहला पड़ाव है, ठीक है। इसके बाद ससुराल का जो पहला पड़ाव है वो कुलसारी है, पिंडर नदी के तट पर है। यह यात्रा का ओवरऑल 9वां पड़ाव है, लेकिन इससे पहले के जो 8 पड़ाव थे वो मायके क्षेत्र के माने जाते हैं। पहला ससुराल क्षेत्र का जो पड़ाव है वो कुलसारी है, जो ओवरऑल 9वां पड़ाव है, ठीक है। कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी की डोलियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं नंद केसरी से। नंद केसरी इस यात्रा का एक काफी इंपॉर्टेंट पड़ाव है। यह इस यात्रा का ओवरऑल 10वां पड़ाव है। इस यात्रा में जो गढ़वाल से नंदा राजजात यात्रा शुरू हुई है, मां नंदा की डोली जो यहां से निकली है, इस यात्रा में कुमाऊं के लोग भी अपनी अपनी कुल देवी की डोलियां लेकर आते हैं और नंद केसरी में ही आकर यहां पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवियों के साथ यात्रा में कब शामिल होते हैं, किस स्थान पे? नंद केसरी। यह यात्रा का 10वां पड़ाव है। नंदा देवी राजजात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। यात्रा का जो अंतिम गांव है बाण गांव। ये इस यात्रा का अंतिम गांव है, पड़ाव नहीं है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको गांव नहीं मिलते, केवल जंगल आपको मिलेंगे, खाली मैदान आपको मिलेंगे जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहते। तो अंतिम लोग जहां रहते हैं वो बाण गांव तक है। बाण गांव के बाद गांव या बस्तियां इस यात्रा में नहीं आती हैं। बाण गांव से ही लाटू देवता जो नंदा देवी के भारवाहक माने जाते हैं वो इस यात्रा में शामिल होते हैं। सीधा सवाल आएगा, मां नंदा के भारवाहक कहे जाने वाले लाटू देवता किस स्थान से इस यात्रा में शामिल होते हैं? बाण गांव से। ये इस यात्रा का अंतिम गांव है। इसके बाद आपको गांव देखने को नहीं मिलते।
इसके बाद यात्रा रण की धार होते हुए गैराली पाताल पहुंचकर रात्रि विश्राम करती है। ठीक है, अगले दिन यात्रा पहुंचती है बेदनी कुंड में। बेदनी कुंड पहुंचती है यात्रा, यानी बेदनी कुंड इस यात्रा का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, इसको भी याद रखना है आपने, बेदनी कुंड या बेदनी बुग्याल। ठीक है, महिलाएं इस यात्रा में पातर नचौड़ियां, जो चमोली में ही पड़ता है, यहां तक शामिल होती हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट स्थल है, लेकिन यहां पे कोई भी निवास नहीं करता है। इस स्थान से आगे महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं होती, तो इसको भी याद करना है, किस स्थान तक महिलाएं नंदा राजात यात्रा में शामिल होती हैं, तो पातर नचौड़ियां। ठीक है, इससे आगे केवल जो पुरुष होते हैं वही जाते हैं, और 4 सिंगों वाला जो बकरा होता है मेढ़ा, वो जाता है। ठीक है, महिलाएं इस यात्रा में इससे आगे शामिल नहीं होती। इस यात्रा के दौरान एक इंपॉर्टेंट दर्रा भी पड़ता है सामने, दर्रे का नाम है जुंगराली दर्रा। तो नंदा देवी राजात यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है? जुंगराली दर्रा। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित है लिपुलेख दर्रा, नंदा देवी राजात यात्रा से जुड़ा है जुंगराली दर्रा। ठीक है, इसके बाद अंतिम स्थान आता है यात्रा का होमकुंड। होमकुंड में ये यात्रा पहुंचती है, पूजा यहां पे विधि विधान से की जाती है, और इसके बाद जो लोग यहां पे गए होते हैं, मेढ़े को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। मां नंदा का सामान लेकर वो फिर आगे की यात्रा अपने आप अकेले करता है। ठीक है, और यहां से फिर सारे लोग वापस लौट आते हैं। तो होमकुंड इस यात्रा का अंतिम स्थान है। क्वेश्चन आता है आपके पास, एक क्वेश्चन बना था पेपर में कि मां नंदा का डोला किस कुंड के नजदीक रखा जाता है? वो इसी कुंड के नजदीक रखा जाता है। जो डोली गई थी पूरी होमकुंड में जाकर ही, होमकुंड के नजदीक ही जाकर रखी जाती है। ठीक है, होमकुंड जो है ये त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये थी नंदा देवी राजात यात्रा। अब हम बात करेंगे दूसरी जो नंदा देवी राजात यात्रा है, छोटी वाली, उसके बारे में। यह हर साल आयोजित होती है। इसका आयोजन कुरुड़ से होता है और बेदनी बुग्याल तक ये यात्रा जाती है। जो छोटी नंदा राजात यात्रा है और जो बड़ी वाली है, दोनों में 2 अंतर है। बड़ी वाली हर 12 साल में होती है, ये वाली छोटी वाली हर साल होती है। बड़ी वाली नौटी गांव से, यानी कांसुआ के नौटी गांव से होमकुंड तक जाती है। छोटी वाली कुरुड़, इसे नंदा धाम भी कहते हैं, तो कुरुड़ से बेदनी बुग्याल तक जाती है। ठीक है, कुरुड़ से इसकी शुरुआत होती है, कुरुड़ के मां नंदा देवी मंदिर से। इसके बाद धराली, नंद केसरी, देवाल, मुंदोली होते हुए बेदनी बुग्याल तक जाती है। ठीक है, वहां पर नंदा सरोवर है जिसके तट पर नंदा देवी की पूजा होती है और वहीं पर यात्रा को समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट यात्रा जो उत्तराखंड में होती है वो है हिल यात्रा। हिल यात्रा उत्सव भी इसको कहते हैं। पिथौरागढ़ के सोर घाटी का हिल यात्रा उत्सव मुख्यतः कृषकों और पशुपालकों का उत्सव है। जो हिल यात्रा है इसे गोरखाओं की, यानी नेपाल की देन माना जाता है। नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृषकों की या पशुपालकों का उत्सव या उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसे नेपाल के गोरखाओं की देन माना जाता है। जो हिल यात्रा है, बेसिकली जो इसका ओरिजिन माना गया है, ये कहां से आई है? इसे नेपाल से माना गया है, नेपाल से इसका आगमन हुआ है। हिल यात्रा वर्षा में ही आयोजित की जाती है, जब खेतों में पानी भर जाता है और धान की रुपाई हो चुकी होती है, उसके बाद इस यात्रा का आयोजन होता है, हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है यह हर साल सितंबर में होती है। टिहरी में इसका आयोजन होता है। टिहरी में घुतू से लेकर भृगु गंगा तक यह यात्रा जाती है। हर साल सितंबर में घुतू से लेकर के भृगु गंगा तक। इस यात्रा को उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहते हैं? उत्तराखंड में 4 प्रमुख धाम है हमारे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। 5वां धाम कहा जाता है हमारा जागेश्वर मंदिर समूह को। लेकिन अगर पूछेगा 5वां धाम यात्रा किसको कहते हैं, तो 5वां धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहते हैं। टिहरी में इसका आयोजन होता है। ठीक है, यह भी सवाल पेपर में बना हुआ है, हर साल इसका आयोजन होता है। इसके बाद है दवयोरा यात्रा। दवयोरा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली यात्रा है। पिथौरागढ़ के कुछ भागों में मनाई जाने वाली इस देव यात्रा में ग्रामवासी साल 1.5 साल तक अलग अलग मंदिरों में, तीर्थों में, गांव में रात बिताते हुए अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। जो देव यात्रा है या दवयोरा यात्रा इसको कहते हैं, पिथौरागढ़ में से मनाया जाता है, जिसमें लोग जो होते हैं 1 से 1.5 साल तक नंगे पैर
अपनी यात्रा को करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, अलग अलग गांवों से होकर जाते हैं। इस देव यात्रा में यात्री रास्ते भर नंगे पांव से चलते हैं। ठीक है, यह है आपकी देवयोरा यात्रा। इसके बाद आती है पमाली कांठा केदार यात्रा। ये टिहरी गढ़वाल के पमाली कांठा से शुरू होती है और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम तक जाती है। कुल इसकी लंबाई 29 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल यात्रा है। इसका आयोजन हर साल अगस्त सितंबर महीने में होता है। ठीक है, देवी देवताओं की डोली के साथ इस यात्रा को किया जाता है। इस यात्रा का जो मार्ग है माटिया बुग्याल, पमाली कांठा बुग्याल से त्रियोगी नारायण और फिर यात्रा केदारनाथ धाम में पहुंच जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो पमाली कांठा बुग्याल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पमाली कांठा केदार यात्रा। तो ये आपके टिहरी से रुद्रप्रयाग जाती है, 29 किलोमीटर की यात्रा। इसके बाद है सहस्त्र ताल महासर ताल यात्रा। भाद्रपद महीने में टिहरी से उत्तरकाशी तक ये यात्रा जाती है। देवी देवताओं की डोली और निशान यानी जो ध्वज होता है, इसके साथ ये यात्रा हर साल भाद्र माह में आयोजित होती है। फिर है वारुणी पंचकोशी यात्रा। 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। चैत्र महीने में उत्तरकाशी के अंदर इसका आयोजन होता है। तो लंबाई पूछी जाती है, महीना पूछा जाता है और जगह पूछी जाती है। उत्तरकाशी में जो मणिकर्णिका घाट है और जो बेड़ती है, वहां पर शालमगाड़ और भागीरथी यह इन दोनों नदियों का संगम होता है और इसी जगह से इस यात्रा की शुरुआत होती है। तो मणिकर्णिका घाट और बेड़थी में किन दो नदियों का संगम होता है, तो शालमगाड़ जिसे वरुणा कहते हैं और दूसरी है भागीरथी। इन दोनों के संगम पे ही इस यात्रा की शुरुआत होती है, वरुणा पंचकोशी यात्रा। अंत में आती है अस्कोट अराकोट अभियान या अस्कोट अराकोट यात्रा। इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। देखिए, इस यात्रा की शुरुआत पहली बार 1974 में 25 मई को श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट और हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा की गई। मुख्य रूप से इसमें जो योगदान माना जाता है वो शेखर पाठक का माना जाता है। उनके सहयोगियों के नाम भी आपने याद रखने हैं। तो जो अस्कोट अराकोट यात्रा है, पहली बार ये 1974 में होती है और इसे श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पे शुरू किया गया था। इस यात्रा की जो प्रेरणा माने जाते हैं, प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, वे सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस यात्रा का आयोजन हर 10 साल में होता है। इस यात्रा की जो टैगलाइन है, अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। ठीक है, बेसिकली गांव को जानने के लिए, गांव की समस्याओं को जानने के लिए ये एक अभियान है, एक यात्रा होती है जिसमें आप अलग अलग गांव में जाते हैं, वहां के जो भी समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी मुख्य टैगलाइन है। वर्ष 1983 में शेखर पाठक ने नैनीताल में पहाड़ संस्था की स्थापना करी, जिसके बाद दूसरी अस्कोट अराकोट यात्रा का संचालन 1984 में पहाड़ संस्था के द्वारा किया गया और तब से लेकर आज तक इसका आयोजन यही पहाड़ संस्था करती है। पहाड़ जो ये संस्था है, इसका जो पूरा नाम है पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरियाज रिसर्च, यानी हिमालयी क्षेत्रों के अनुसंधान का कार्य, वहां की समस्याओं की बात इसमें की जाती है। ठीक है, यानी हिमालयी एरियाओं का अनुसंधान, वहां की समस्याओं की बात, समस्याओं को समझने का प्रयास इस यात्रा में किया जाता है। तो टाइमलाइन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पहाड़ संस्था जब इसको करवाती है, पहाड़ संस्था तो 83 में बनी, ये 74 से हो रही है, तो 74 में पहली यात्रा हुई, फिर 83 में पहाड़ संस्था बनी। पहाड़ संस्था का पूरा नाम आपने देखा, इसे शेखर पाठक ने नैनीताल में बनाया था और 1984 में जब दूसरी बार यात्रा आयोजित की गई, तब से पहाड़ संस्था ही इसको आयोजित करती है। ये यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होती है और उत्तरकाशी तक लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल पर्यावरणीय यात्रा है। हमने ऊपर देखा था नंदा राजात यात्रा को सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के नाम से जाना जाता है। वो धार्मिक यात्रा है 280 किलोमीटर की। ये कैसी है? ये पर्यावरणीय यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा नहीं है। इसकी लंबाई ज्यादा है लेकिन ये धार्मिक यात्रा नहीं है, यही अंतर है। पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होती है और उत्तरकाशी के अराकोट तक जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अस्कोट अराकोट यात्रा। ठीक है, इसका उद्देश्य पहाड़ों, गांव और उनकी संस्कृति के बारे में जानना है। गांव की संस्कृति में, पहाड़ों की संस्कृति के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में जानना इस यात्रा का उद्देश्य है। जो छठी अस्कोट अराकोट यात्रा थी, इसका आयोजन मई से जुलाई 2024 में किया गया। 25 मई से लेकर 8 जुलाई 2024 के मध्य में इसका आयोजन हुआ, जो लेटेस्ट वाली आपकी अस्कोट अराकोट यात्रा है। ठीक है, इस यात्रा का जो विषय था वो था स्रोत से संगम, पूछा जा सकता है। अगली जो यात्रा होगी वो 2024
34 में इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अस्कोट अराकुट यात्रा है उसको लेकर के कई बार सवाल बनता है, ये यात्रा कितने किलोमीटर लंबी है, पहाड़ संस्था का पूरा नाम बताइए, पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है, ये यात्रा कहाँ से होकर कहाँ तक जाती है, ये यात्रा किस संस्था के द्वारा आयोजित होती है, कब से होती है, इसके संस्थापक कौन थे, कब थे, टैगलाइन क्या है, इसका विषय क्या है, कितने वर्षों में होती है, पहली यात्रा कब हुई, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उन सभी को हमने यहाँ पे जाना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज़ है परीक्षावाणी नोट सीरीज, उसमें एक और क्लास यहाँ पे कवर करी। इसमें हमने उत्तराखंड की विभिन्न यात्राओं को जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।